आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो जितनी छोटी है उतनी गहरी भी। हम सब डोडो को जानते हैं, या शायद हमें लगता है कि हम जानते हैं। विलुप्त होने का पोस्टर चाइल्ड, एक ऐसा पक्षी जो इतिहास की किताबों में बस एक तस्वीर बनकर रह गया है। सही बात है। लेकिन सवाल ये है कि 100 साल से भी कम में एक पूरी की पूरी प्रजाति आखिर गायब कैसे हो गई। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है आखिरी डोडो, द्वीप से एक चेतावनी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि डोडो विलुप्त हो गया, बल्कि उस परफेक्ट स्टॉर्म को समझना है जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि हिंद महासागर के उस जन्नत जैसे द्वीप पर आखिर हुआ क्या था। और ये कहानी आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये सिर्फ एक पक्षी के खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक संतुलित दुनिया, एक इकोसिस्टम, वो बाहरी दखलंदाजी से बिखर सकता है। डोडो की कहानी एक केस स्टडी है, एक ब्लूप्रिंट है कि विलुप्त होने की प्रक्रिया असल में दिखती कैसे है। तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से करनी चाहिए, इंसानों के आने से पहले। बिल्कुल। स्रोत हमें हिंद महासागर के एक अलग थलग खूबसूरत द्वीप पर ले जाता है, मॉरिशस, और वहां रहता था डोडो। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि वो उड़ नहीं सकता था। एक पक्षी जो उड़ नहीं सकता, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। और यहीं से इस कहानी की सारी परतें खुलना शुरू होती हैं। इसे समझने के लिए हमें आइलैंड बायोजियोग्राफी के सिद्धांत को समझना होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड है। अच्छा। जब कोई प्रजाति मॉरिशस जैसे द्वीप पर लाखों सालों तक बिना किसी बड़े शिकारी के विकसित होती है, तो उसके विकास का रास्ता ही बदल जाता है। जमीन पर भरपूर खाना था, कोई बिल्ली, लोमड़ी या कोई बड़ा जानवर था ही नहीं जिससे जान बचाने के लिए भागना पड़े। उसे उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक समझे। बिल्कुल। देखिए, उड़ान में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा। तो लाखों सालों के विकास के दौरान डोडो ने वो ऊर्जा बचाना सीख लिया। अच्छा। उसके पंख छोटे होते गए और शरीर भारी होता गया। हाँ। हम ऐसा ही न्यूजीलैंड की कीवी या काकापो में भी देखते हैं। यह अनुकूलन उनकी ताकत थी, ये उनकी कमजोरी नहीं थी। वे अपने माहौल के लिए एकदम परफेक्ट थे। और स्रोत में एक तस्वीर सी खींची गई है कि वो बेफिक्र घूमता, मीठे फल खाता और अपनी अलग ही दुनिया में खुश रहता था। ये जो बेफिक्र शब्द है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये उस चीज को दर्शाता है जिसे वैज्ञानिक इकोलॉजिकल नेइविटी कहते हैं, या कह सकते हैं पारिस्थितिक भोलापन। पारिस्थितिक भोलापन। हाँ, ये कोई भावनात्मक शब्द नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। जब आपके डीएनए में, आपकी सहज प्रवृत्ति में हजारों पीढ़ियों से शिकारी का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, तो डर की भावना विकसित ही नहीं होती। अच्छा। इसीलिए स्रोत कहता है उसे डर क्या होता है ये कभी समझ में ही नहीं आया। और यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। स्रोत की एक लाइन है, वो इंसानों से भी बिना घबराए पास आ जाता था। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई जंगली जानवर हमारे पास जिज्ञासा से चला आए। ये तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया रही होगी। और यही मासूमियत, या कहें कि ये पारिस्थितिक भोलापन, जो लाखों सालों तक उसकी जीने का आधार था, इंसानों के आने के बाद एक ही पल में उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया। जिसे हम मासूमियत कह रहे हैं, वो असल में एक एवोल्यूशनरी मिसमैच था। उसका पूरा विकास एक ऐसे माहौल के लिए हुआ था जो अब था ही नहीं। वो कमजोर नहीं था, बस गलत समय पर गलत जगह पर था। तो फिर कहानी में वो मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। स्रोत के मुताबिक 1598 के आसपास डच नाविक उस द्वीप पर पहुंचे, लेकिन यह सिर्फ कुछ भूले भटके नाविक तो नहीं थे जैसा कि कहानियों में लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज थे जो मसाले के व्यापार के लिए एशिया जा रहे थे। अच्छा। और मॉरिशस उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट स्टॉप बन गया, एक तरह का पिट स्टॉप। हाँ, एक ऐसी जगह जहां वे ताजा पानी, खाना और लकड़ी के लिए रुकते थे। यह एक संगठित गतिविधि की शुरुआत थे। और यहीं से डोडो का काउंटडाउन शुरू हो गया। स्रोत में इस बदलाव के 3 मुख्य पहलू बताए गए हैं: पेड़ काटना, शिकार करना और नए जानवर लाना। सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका असर कितना गहरा हुआ होगा। इसे सिर्फ 3 घटनाएं मत समझिए, ये एक तरह का इकोलॉजिकल ब्लिट्सक्रीग था। डोडो पर 3 तरफ से हमला हुआ और उसके पास किसी भी हमले से बचने का कोई तरीका नहीं था। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, शिकार। डोडो उड़ नहीं सकता था और इंसानों से डरता नहीं था, तो वो आसान निशाना रहा होगा। हाँ, वो आसान निशाना जरूर था। नाविकों के जो यात्रा वृत्तांत हैं, उनमें इसका जिक्र मिलता है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं लेखों से पता चलता है कि डोडो का मांस बहुत स्वादिष्ट नहीं था। ओह, अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नाविक सिर्फ डोडो खाकर ही जिंदा थे। उन्होंने कछुओं और दूसरे पक्षियों का भी शिकार किया। तो सीधा शिकार एक वजह जरूर थी, लेकिन शायद सबसे बड़ी वजह नहीं। अच्छा, तो फिर दूसरा पहलू, पेड़ों का कटना, यानी हैबिटेट लॉस, इसका क्या असर हुआ? ये एक धीमी लेकिन निश्चित मौत की तरह था। डच लोगों ने द्वीप पर बस्तियां बसाईं। उन्होंने जहाज़ों की मरम्मत के लिए और निर्यात के लिए वहां के कीमती आबनूस यानी एबुनी के जंगलों को काटना शुरू कर दिया। डोडो जिन जंगलों में रहता था, जिन खास पेड़ों के फल खाता था, वो जंगल ही सिकुड़ने लगे। उसका घर और उसका भोजन दोनों उसे छीने जा रहे थे। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे विनाशकारी हमले पर। स्रोत कहता है कि इंसान अपने साथ नए जानवर भी लाए। एक मिनट, लेकिन जो सुअर और चूहे वो अपने साथ लाए, क्या वो जानबूझकर लाए थे द्वीप के इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए, ये बस एक अनपेक्षित नतीजा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर ये अनपेक्षित ही था, लेकिन उतना ही विनाशकारी। चूहे तो जहाजों के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए। राइट। लेकिन सुअर, बंदर और बिल्लियां जैसे जानवर नावे तो उन्हें अक्सर जानबूझकर छोड़े, ताकि जब वो अगली बार द्वीप पर आएं तो उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। ओह। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वे एक टाइम बॉम्ब छोड़कर जा रहे हैं। और ये टाइम बॉम्ब फटा कैसे? जरा सोचिए, डोडो जमीन पर घोंसले बनाता था। हाँ। उसके अंडे और चूजे इन नए शिकारियों के लिए खुली दावत थे। डोडो को तो पता भी नहीं था कि अपने अंडों को सुखाना है, उनकी रक्षा कैसे करनी है। ओह, सही बात है। चूहे जो जहाजों से उतरकर कुछ ही सालों में पूरे द्वीप पर फैल गए, वो अंडे खा जाते। सुअर, जिन्हें नाविकों ने छोड़ा था, वो जमीन खोदते हुए जड़ों के साथ साथ घोंसलों को भी उजाड़ देते। बंदर भी अंडे और छोटे पक्षियों को अपना निशाना बनाते थे। मतलब एक तरफ वयस्क डोडो का शिकार हो रहा था और उनके जंगल कट रहे थे, हाँ, और दूसरी तरफ उनकी अगली पीढ़ी पैदा होने से पहले ही खत्म की जा रही थी। ये तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ता। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। डोडो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसके नियम उसे पता ही नहीं थे, और दुश्मन ऐसे थे जिन्हें वो देख भी नहीं पा रहा था। स्रोत में जो लिखा है, धीरे धीरे डोडो कम होते चले गए, ये उस खामोश तबाही को दिखाता है। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, बस एक एक करके उनकी आबादी खत्म होती गई। और फिर एक दिन वो दिन आ ही गया। आखिरी पुष्ट साइटिंग 1662 की मानी जाती है। सिर्फ 1662? हाँ, खोजे जाने के 70 साल के अंदर ही एक पूरी प्रजाति नक्शे से मिटा दी गई। ये सोचना भी भयानक है। और इसके बाद क्या बचा? स्रोत कहता है आज डोडो सिर्फ किताबों और तस्वीरों में जिंदा है। एक जीती जागती प्रजाति जो लाखों सालों से मौजूद थी, अब सिर्फ एक कहानी बन गई है। और ये हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, उसकी विरासत। डोडो विलुप्त होने का सबसे बड़ा प्रतीक क्यों बना? कई और प्रजातियां भी तो विलुप्त हुई हैं। हाँ, ये बात तो है। डोडो की कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये शायद पहली ऐसी बड़ी विलुप्ति थी जिसे इंसानों ने देखा, रिकॉर्ड किया और जिसके लिए हम सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। अच्छा। इससे पहले हम डायनासोर जैसी विलुप्तियों के बारे में जानते थे, जो प्राकृतिक आपदाओं से हुई। डोडो ने हमें दिखाया कि हम खुद एक प्राकृतिक आपदा बन सकते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि डोडो की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो आज भी गूंज रही है? निश्चित रूप से। आज जब भी संरक्षण जीव विज्ञानी यानी कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट्स किसी नाजुक इकोसिस्टम पर इन्वेजिव स्पीशीज के असर की बात करते हैं, तो डोडो का उदाहरण सबसे पहले आता है। उसकी कहानी सरल है, समझने में आसान है और इसका भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा है। एक भरोसेमंद पक्षी जो इंसानी लापरवाही और अज्ञानता की वजह से मारा गया। एक बात और, हम डोडो के बारे में इतना सब जानते कैसे हैं? क्या हमारे पास उसके कोई अवशेष हैं? ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हमारे पास डोडो का एक भी पूरा कंकाल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी, जो कुछ भी हम जानते हैं वो डच नाविकों के बनाए कुछ चित्रों, उनकी डायरियों के वर्णन और अलग-अलग जगहों से मिली कुछ हड्डियों को जोड़कर बनाया गया है। सदियों तक तो वैज्ञानिक ये भी ठीक से नहीं जानते थे कि डोडो असल में दिखता कैसा था। अच्छा। हाँ, कुछ शुरुआती चित्र उसे बहुत मोटा और भद्दा दिखाते थे, जिससे स्टूपिड एज अ डोडो जैसा मुहावरा बना। ओह हाँ। ये भी एक विडंबना है कि हमने उसे मारने के बाद उसकी छवि को भी गलत तरीके से गढ़ा।
इस स्रोत में बताई गई डोडो की कहानी बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है और कैसे एक पूरी प्रजाति हमारी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो सकती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी विचार के साथ छोड़ जाती है। डोडो विलुप्त होने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। उसकी कहानी सिर्फ एक पक्षी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह पर हमारे प्रभाव का एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। और विडंबना देखिए, जिन चूहों ने डोडो के अंडे खाकर उन्हें विलुप्त करने में मदद की, वही चूहे आज भी उस द्वीप पर आराम से जी रहे हैं। विजेता कोई और ही था। सही बात है। ये एक सोचने वाली बात भी सामने रखता है। स्रोत कहता है कि डोडो अब सिर्फ किताबों और तस्वीरों में जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई जीव सिर्फ एक कहानी, एक कार्टून कैरेक्टर या एक म्यूजियम का ढांचा बनकर रह जाता है, तो क्या उसकी याद एक मजबूत चेतावनी के तौर पर काम करती है, या समय के साथ वो भी एक मिथक बनकर रह जाता है और लोगों को असल में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की अपनी ताकत खो देता है?